तीन कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम कॉलम में तो लिखेंगे प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, और सेकंड थर्ड कॉलम में लिखेंगे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, क्या इफेक्ट है उसका। फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं हम, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलम में लिखना है डायमैग्नेटिक, थर्ड कॉलम के लिए लेना है पैरामैग्नेटिक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। डायमैग्नेटिक में लिखते हैं क्या, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और पैरामैग्नेटिक के लिए एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। डाइपोल मोमेंट क्या लिखेंगे हम, 0 फॉर ईच पार्टिकल, 0 फॉर ईच पार्टिकल, और इसी में लिखने हैं 0 फॉर द स्पेसिमेन। ओके, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 फॉर ईच पार्टिकल, 0 फॉर द स्पेसिमेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक में लिखेंगे गेट मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड अप्लाइड। आई इसी में लिखना आगे, आई इज स्मॉल नेगेटिव। पैरामैग्नेटिक के लिए लिखते हैं गेट मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन टू द फील्ड अप्लाइड। आई इज स्मॉल पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, म्यू आर के लिए लिखेंगे आप म्यू आर ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस देन 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू लेस देन म्यू नॉट। डायमैग्नेटिक के लिए म्यू लेस देन म्यू नॉट। इसकी जो परमेबिलिटी है वो फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से भी कम है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर निकल जाती है इसमें से। नेक्स्ट उधर लिखेंगे म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक इज ग्रेटर देन द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ससेप्टिबिलिटी, और डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी होती है ग्रेटर और इक्वल टू -1, लेकिन 0 से कम। पैरामैग्नेटिक के लिए काई एम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन म्यू है। नेक्स्ट प्रॉपर लिखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम आपको ड्रॉ करना है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पार्टिकल में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन पैरा के लिए डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये किस रूप में अरेंज है, ये एक क्लोज्ड चेन बना करके अरेंज है, और कोई एक पार्टिकल एक से ज्यादा चेन का भी पार्ट हो सकता है। बनाइए दोनों डायग्राम। दाएं में लिखते हैं ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट बियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उधर लिखते हैं पैरा में ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बियर अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। These magnetic dipoles are arranged randomly
forming closed chains such that each constituent particle is part of one or more closed chain. Magnetization when exposed to external magnetic field. इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, पैरा में भी और डाया में भी। ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने अपने स्पेसिमेन को रखा, ये आपका स्पेसिमेन। तो यहाँ क्या हुआ, पहले तो कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन अब डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। इंड्यूस हो गया कहाँ? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड अप्लाइड, अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक में जो डायपोल रैंडमली ओरिएंटेड थे, उनकी रैंडमनेस टूटकर अब वो क्या हो गए, अलाइंड हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड। यहां नहीं था मैग्नेटिज्म, इंड्यूस हो गया। यहां ऑलरेडी मैग्नेटिज्म था, रैंडमली थे, लेकिन वो अरेंज हो गए इन वन डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड। यहां बना साउथ पोल और यहां बना इसका नॉर्थ पोल। बनाइए डायग्राम दोनों। नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड in the direction opposite to the field applied. Magnetic dipoles get aligned in the direction of field applied. Next property, behavior of magnetic field lines. Behavior of magnetic field lines. यहां भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ये नॉर्थ साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट से आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इसमें रखा आपने एक कौन, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोशिश करेंगी कि इससे बच के निकल जाए। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकलना ही पड़ेगा इसमें से, लेकिन जहां तक संभव हो सके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोशिश करती हैं कि इस मटेरियल में से बच के निकले, क्योंकि नॉर्थ के सामने नॉर्थ, साउथ के सामने साउथ डेवलप हो रहा है। नॉर्थ के सामने यहाँ नॉर्थ और साउथ के सामने साउथ डेवलप हो रहा है। जबकि आपने अगर रखा है मटेरियल कहाँ, पैरामैग्नेटिक किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोशिश है, उनकी टेंडेंसी है कि इस मटेरियल में से ही निकल करके जाए। कुछ बाहर भी होंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के इस मटेरियल के अंदर से पास होने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉर्थ के सामने साउथ डेवलप हुआ है और साउथ के सामने नॉर्थ डेवलप हुआ है। डाया में लिखना है आपने, prefer not to pass through, hence magnetic field inside the specimen is weaker than outside it. पैरा में लिखते हैं prefer to pass through, कौन? magnetic field lines prefer to pass through, hence magnetic field inside the specimen is stronger than outside it. Next property, if set free to rotate in uniform magnetic field, if set free to rotate in uniform magnetic field, डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाकर छोड़ दिया इस तरह कि वो घूम सके, और इसकी एक्सिस डिफरेंट है, तो ये क्या करेगा?
ये कोशिश करता है कि अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस को परपेंडिकुलर बना ले। किसके परपेंडिकुलर बना ले? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बना ले। और इधर पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर है ऐसा जिसकी लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस है, तो ये मटेरियल कोशिश करता है क्या कि अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस को रखे। कहाँ रखे? लॉन्गेस्ट एक्सिस को रखे। किसके पैरेलल रखे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल ले आए। बनाइए डायग्राम। डाया के लिए लिखना पड़ेगा set its longest axis perpendicular to the magnetic field। पैरामैग्नेटिक के लिए लिखेंगे set its axis parallel to the magnetic field। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बिहेवियर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के दो पोल अगर आप रखते हैं मिला करके, काफी मिलाकर रखते हैं अगर आप, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो फिर कंडीशन ये बनती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बीच में तो कम होती है, दूर दूर होती है, किनारे पर क्योंकि न जाना नॉर्थ पोल साउथ पोल में स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तो यहां बीच में कैसा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है? वीकर। और किनारों के एंड्स पर कैसा है? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इन्हीं पोल्स को अगर आप काफी बड़े डिस्टेंस पर ले लेते हैं, एक बड़े डिस्टेंस पर इन्हें आप ले लेते हैं, तो फिर कंडीशंस बदल जाती है। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है, हल्का सा, बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं होता लेकिन मामूली सा डिफरेंस आ जाता है। बीच में क्या होगा? यहाँ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा पास आ जाती है। बहुत बड़ा तो नहीं डिफरेंस पड़ता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ता है यहाँ भी पर। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपने। ठीक है, आपने क्या किया? एक सिरेमिक या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सी बनी हुई एक डिश में आपने एक रख लिया पाउडर की फॉर्म में डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल बायो वाले जानते होंगे, उनकी पैट्री डिश होती है, शायद कुछ पैट्री डिश बोलते हैं, ऐसे घूमी हुई सी होती है। कोई भी चीज ऐसे ऐसे कटोरे के शेप में, लेकिन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की है वो। उसे आपने यहाँ रखा और उसके ऊपर बिखेर दिया पाउडर की फॉर्म में डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब उसे आप टैप करने चल शुरू कर दो ताकि वो मटेरियल मूव कर सके। तो क्या कंडीशन बनती है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल यहां बीच में आकर इकट्ठा हो जाएगा। कहा? यहां आकर इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि आपने इसे चलने के लिए फ्री कर दिया। तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से निकलकर वीकर मैग्नेटिक फील्ड पर आएगा। और अगर ये वाली कंडीशन में आपने काम किया है डिश रख करके, तो वही मटेरियल अब क्या होगा? बीच में से हट करके यहाँ किनारे पर इस मैग्नेट के पोल्स के आसपास आकर इकट्ठा हो जाएगा। फिर वही बिहेवियर है क्या कि ये कोशिश करता है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से दूर हट जाऊं और कहाँ आ जाऊं? वीकर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाऊं। इसके अगेंस्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये कंडीशंस बिल्कुल इसकी अपोजिट बन जाएंगी। पैरामैग्नेटिक के लिए ये कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट बन जाएंगी। क्या होगा कि आपका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उसे आपने पाउडर्ड फॉर्म में लिया है तो वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के पास स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में खींचा चला आएगा और वीकर मैग्नेटिक फील्ड से दूर चला जाएगा। ठीक है, यहां भी इसका उल्टा कंडीशन बन जानी है। यहां कैसी उल्टी कंडीशन बन जानी है? क्या होगा कंडीशन? कंडीशन ये होगी कि अब यहाँ बीच में स्ट्रॉन्गर है तो आपका मटेरियल यहाँ बीच में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में आने की कोशिश करता है, वीकर मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागने की कोशिश करता है ये।
ये इस तरह के जो छोटे छोटे से डायग्राम्स हैं ये एग्जाम में बनाने के लिए भी आए हुए हैं और एग्जाम में बने हुए भी आए हैं। एग्जाम में डायग्राम छोटा सा बना हुआ आ गया और उसमें उसका डिस्क्रिप्शन लिखा और सिर्फ एक नंबर में आपसे पूछा कि बताओ ये कौन सा मटेरियल है। तो आप देख लो कि अगर वो वीकर से स्ट्रॉन्गर, वीकर मैग्नेटिक फील्ड में कम है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में उसका ढेर ज्यादा लगा हुआ है, तो क्या है वो? पैरामैग्नेटिक है। अगर वीकर मैग्नेटिक फील्ड में उसका ढेर ज्यादा बड़ा है और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में कम है, तो फिर कैसा है वो? डायमैग्नेटिक है। डायग्राम में ही आ चुके हैं एग्जाम में ये। डाया में लिखते हैं टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, और उधर लिखते हैं टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट बिहेवियर के लिए पहले बिहेवियर नंबर 10 और 11 को समझो। 10 बिहेवियर सेट फ्री टू रोटेट का मतलब, हम आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेसिमेन रखा तो सही, लेकिन उसको इतनी आजादी नहीं दी कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से बाहर निकल के जा सके, बाहर से अंदर आ सके। मैग्नेटिक फील्ड में रहना लेकिन रोटेट कर सकता है। तो क्या हुआ कि डायामैग्नेटिक मटेरियल ने अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस को परपेंडिकुलर सेट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड के। जो नेक्स्ट बिहेवियर है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसमें भी आपने अपने मटेरियल को इतनी आजादी नहीं दी कि वो, लेकिन अगर आप मटेरियल को इतनी फ्रीडम दे दें कि वो चाहे तो बाहर चला जाए, चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से अंदर आ जाए, तब क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से निकल के बिल्कुल बाहर चला जाएगा और डायामैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी पैरा, पैरा निकलकर बाहर चला जाएगा और पैरा अंदर आ जाएगा, डाया बाहर चला जाएगा। एक आपने यू ट्यूब ली, यू शेप ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर अपना मटेरियल भर लिया। वो मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म में है, देखो ये डाया पैरा फेरो ये सब के सब इनका फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से कोई भी मटेरियल सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, इवन गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है। और आपने इस मटेरियल को भर लिया इसके अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहां तक भर लिया इसे, तो दोनों इसकी आर्म्स भी बिल्कुल सेम होगा, दोनों आर्म्स में सेम होगा इसको। अब यहां आपने एक मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखा आपने ट्यूब का एक आर्म, लेकिन इस तरह रखा आपने मैग्नेट ताकि आपका ये मैग्नेट इस लिक्विड लेवल के ऊपर रहे, लिक्विड लेवल के ऊपर रहे किसी भी एक आर्म में। अब क्या होगा, अगर ये अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इस मैग्नेटिक फील्ड से निकल करके बाहर जाएगा। ये कैसे जाएगा कि आपने लिक्विड लेवल से ऊपर रखा हुआ था इस मैग्नेट को, आप मैग्नेट को नीचे लेकर आए, लिक्विड लेवल पर नीचे लेकर आए, तो क्या कंडीशन बनेगी कि यहां का लिक्विड जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, ऊपर रखा था आपने, फिर आपने इसे खिसका कर नीचे लाए, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका बना हुआ, कहां मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ? नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड ये बना हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आ गया आपका लिक्विड। अगर ये डायामैग्नेटिक लिक्विड है तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा, और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो जैसे ही आपने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाया, दूसरी साइड का भी लिक्विड खींचकर इसके अंदर आ जाएगा। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए कंडीशंस क्या बनेंगी इस यू ट्यूब की, यू शेप्ड ट्यूब की क्या कंडीशन बनेगी इसकी?
ये आपकी यू शेप ट्यूब हो गई और आपने यहां लगा रखा है मैग्नेट। तो आपका लिक्विड, डायामैग्नेटिक लिक्विड, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकल जाएगा और जिस आर्म पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इस आर्म में लिक्विड का लेवल नीचे हो जाएगा और दूसरी वाली आर्म में लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहां का लिक्विड मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया। लेकिन यही लिक्विड अगर आपका कैसा है, यही लिक्विड अगर आपका पैरामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक को आपने तो जैसे ही आपने इस पर मैग्नेट लगाया, अभी आपने मैग्नेट को लिक्विड के लेवल तक पहुंचाया भी नहीं था, मतलब यहां आपने मैग्नेट लगाया लिक्विड के लेवल के ऊपर, अभी आपने इसे नीचे पहुंचाया भी नहीं था कि लिक्विड खींचकर इसके अंदर आ जाएगा। तो जिस साइड आपने मैग्नेट लगाया हुआ है इस साइड लिक्विड का लेवल ऊपर होगा, इस वाली आर्म में लिक्विड का लेवल यहाँ ऊपर होगा और इस दूसरे वाली आर्म में लिक्विड का लेवल नीचे होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू मूव फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक रीजन टू मैग्नेटिक रीजन। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके अंदर आने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाहर से। बना लीजिए दोनों डायग्राम। फर्स्ट कॉलम में ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, इफ द मटेरियल इज फ्री टू मूव, डाया में लिखते हैं टेंड्स टू मूव आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और पैरा में क्या लिखेंगे, टेंड्स टू मूव इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखिए, डायमैग्नेटिक लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। उधर इसका उल्टा होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखते हैं हम ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी तो डाया में लिखेंगे ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसके लिए, पैरा के लिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए, डाया के लिए। पैरा, फेरा, पैरा, डाया और फेरो तीनों के लिए ग्राफ बना रहे हैं हम, किस किस का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एक्स एक्सिस पर लिखा है आपने एच वेक्टर और बी वेक्टर, सीधी बात है एच वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी वेक्टर ही है। और यहां आपने क्या लिखा हो, वाई एक्सिस पर आपने क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई पर। तो डायामैग्नेटिक के लिए, डायामैग्नेटिक के लिए आपका ग्राफ कैसे बनेगा, डायामैग्नेटिक के लिए आपका ग्राफ ये बनता है, निगेटिव होती, क्योंकि एच वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। ये किसके लिए हो गया, डाया। पैरा के लिए क्या होता है, ये ग्राफ बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड। और फेरो के लिए क्या बनता है, फेरो के लिए बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता है और फिर बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है। ये बनेगा किसके लिए, फेरो के लिए, जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीनों के तीनों ग्राफ एग्जाम में आपके आ चुके हैं, बनाने के लिए भी आ चुके हैं और ग्राफ भी जो का त्यों बना हुआ आया है। और आपसे पूछा कि ये लाइन ए, ये लाइन बी, ये लाइन सी, बताओ लाइन ए किसे रिप्रेजेंट करता है, लाइन बी किसे रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निगेटिव है वो क्या है, डाया। जिसका स्मॉल पॉजिटिव है पैरा, जिसका लार्ज पॉजिटिव है और फिर सैचुरेट हो गया तो फेरो। ये पैरा और डाया सैचुरेट नहीं हो पाते कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100% अलाइनमेंट या 100% आपका मैग्नेटाइजेशन कभी भी नहीं पहुंच पाता, उसके बाद कुछ और फिनोमेनन शुरू हो जाते हैं। लेकिन फेरो में आप अप्लाई करेंगे, मैग्नेटाइजेशन होगा और फिर वो सैचुरेट हो जाएगा बहुत जल्दी। बना लीजिए डायग्राम।